अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान अनवार अहमद शेख। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके मंगोपीर। मंगोपीर का एक इलाका है मुल्ला जाम मोहम्मद गोट। मुल्ला जाम मोहम्मद गोट एक कदीम गोट है। इस गोट के अंदर आए दिन कोई ना कोई परेशानी, भले वो टारगेट किलिंग की हो, भले वो प्लाटों की सूरत में हो। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये एरिया खबरों की जीनत बना रहता है? मुल्ला जाम मोहम्मद गोट के अंदर आज हम आए। कल रात यहाँ पे एक ऐसा वाकया जो दिल खराब कर देने वाला वाकया पेश आया। यहाँ पे फायरिंग हुई, आवाम के ऊपर फायरिंग हुई। आए दिन यहाँ पर ये सुनने में आता है कि जब कोई गरीब प्लाट बनाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अलग अलग जावियों से उसकी FIR काटी जाती है, उसको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, को परेशान किया जाता है। मुल्ला जाम की आवाम परेशान है। इस टाइम मंगोपीर कराची का ये इलाका है मुल्ला जाम मोहम्मद गोट, जो है इस वक्त हुकूमत की तरफ नजर रखी है कि कहीं कोई आकर हमारी सुनवाई करे। कल रात भी एक यहाँ पर बड़ा खतरनाक वाकया पेश आया, फायरिंग की वाकया पेश आया, जिस पे मंगोपीर पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए मुत्तादिद लोगों को गिरफ्तार किया है। आवाम के अंदर क्या मसले मसाइल हैं ये यहाँ की आवाम ही बेहतर बता सकती है। तो हम आज बात करेंगे मुल्ला जाम की आवाम से, तो रहिएगा मेरे साथ। जी नाजरीन, मुल्ला जाम गोट की आवाम जो है परेशान, मैंने आपको बताया, अपने इंट्रो में बताया। और यहाँ पर एडवोकेट जो है ताहिर अवान साहब मौजूद हैं। इनकी परेशानी, इनकी दाद रसी करना है। इनसे पूछते हैं कि इस इलाके का आखिर मसाइल क्या है, इस इलाके में कौन सी ऐसी वजूहात है जो आए दिन खबरों की जीनत बनी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला है? ये आए दिन खबरों की जीनत बनी रहती है, मुल्ला जाम मोहम्मद गोट के अंदर ये हो गया, ये वाकया हो गया, क्या आखिर वजूहात क्या है? इसको खुल के वजाहत करें। बेसिकली ये जो लैंड है इसका इशू चल रहा है यहाँ पे, और ये मामला कोर्ट में क्योंकि प्रिजुडाइस है तो मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि जो मैटर कोर्ट के होते हैं फिर कोर्ट के अंदर ही उनके मामला चल रहे होते हैं। एक शख्स है इम्तियाज़ अली खोड़ो साहब जिनका नाम है, वो ख़ुद को NDFC जनरल सेक्रेटरी के, जो कोऑपरेटिंग सोसाइटी थी उसकी, हाउसिंग सोसाइटी, उसका जनरल सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो अरसा दराज से उन्होंने केस भी, लिटिगेशन में भी गए हुए हैं, उन्होंने केस भी किए हुए थे इस गोट के ऊपर। वो ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये मुल्ला जाम मोहम्मद गोट की ज़मीन नहीं है, ये NDFC कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी थी, जो बाद में नेशनल बैंक में जमा हो गया, और जिसके बाद ये उन मुलाजमीन की ज़मीन है जिस पे कब्ज़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि कोर्ट के सामने भी सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं, और इस वक्त सबसे पहला सवाल ये उठा है कि ख़ुद जो इम्तियाज़ खोड़ो साहब हैं उनकी अपनी हैसियत क्या है, वो उन्होंने जितनी भी लिटिगेशंस की है वो किस हैसियत से की हैं। क्योंकि वो कोर्ट में भी यही बयान देते हैं कि मैं जनरल सेक्रेटरी NDFC हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, और लिख कर भी उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, जो पुलिस ने, जो SHO साहब हैं मंगोपीर थाने के, उनकी तरफ से एक इंक्वायरी रिपोर्ट गई थी। जो सेक्रेटरी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको उन्होंने इंक्वायरी लिखी थी। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में वेरी क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक अच्छे उनके सेंटेंस था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी, यानी ना ही ये मेंबर है और ना ही ये जनरल सेक्रेटरी है। ताहिर भाई, आप ज़रा ये बात खुलासा कर दो कि अगर जो नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं कि वो NDFC के मुलाजिम नहीं है, बात सिर्फ इतनी आ रही है, क्या NDFC की ज़मीन है ये? नहीं, ये NDFC की ज़मीन नहीं है, ये ना क्लास ज़मीन है जिसके ऊपर मुल्ला जाम मोहम्मद गोट बना हुआ है, और ये कदीम गोट है जो अप्लाइड है, उसकी बाकायदा जो गोटों की लिस्ट होती है उसके अंदर भी मौजूद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पाबंदी थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ज़मीन किसी को अलाट नहीं कर सकती थी गोट वगैरह के उसमें, तो इस वजह से ये रुका हुआ था, अदरवाइज ये अलाटमेंट भी हो चुका था। तो ये शख्स जो है जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा था, ये अपनी तरफ से इसने जितनी भी लिटिगेशंस की हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटर, जो लेटर अभी इंक्वायरी लेटर आया है उसके मुताबिक, तो ये NDFC की जो मुलाजमीन की सोसाइटी बनी हुई थी उसका मेंबर भी नहीं है। कोई शख्स जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए ज़रूरी है कि उसको मेंबर होना लाजमी है, तो वहाँ पे मेंबर ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या ये गोट के लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट में एक चीज़ इंकशाफ हुआ है। और अगर ऐसा है कि ये उसका मेंबर भी नहीं है, तो इसने ना सिर्फ कोर्ट से फ्रॉड किया है, कोर्ट के अंदर गलत डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, बल्कि लोगों को भी गुमराह करता रहा है। और मैं SHO थाना मंगोपीर साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी ही जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो उनके पास आई है उसको देखते हुए उसके इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करें। कल जो है यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि यहाँ पर मुतादिद लोगों की तरफ से फायरिंग की गई इलाका मकीनों पे, ये क्या मामला था? ये ज़रा रोशनी डालें इस पर। अभी क्योंकि मैंने बैकग्राउंड बताया आपको, सारा केसेस का हवाला भी दिया, तो बेसिक ये इशू तो वही है। जब ये एक लेटर सामने आया है, इसमें जब उस शख्स की हैसियत से मुतल्लिक बातें सामने आई हैं, तो अब उसने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और अपनी गैंग के साथ ना सिर्फ उसने गोट पे हमला किया, बल्कि जहाँ जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये एक फलाही इदारा है,
बच्चों को यहाँ क्रिकेट वगैरह सिखाई जाती है, जहाँ आप आज मौजूद भी हैं। और यहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी बने हैं। उस्मानदा इलाके में इतनी बड़ी सहूलत का होना भी नेमत खुदाबंदी है। यहाँ पर भी उसने अटैक किया, मुसल्ला अफराद ने अटैक किया और काफ़ी लोगों को जरगमाल बना के रखा, जिसकी बाकायदा FIR थाना मंगोपीर में दर्ज हो चुका है। ताहिर भाई, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि यहाँ पर हमें पता चला कि पुलिस ने जो है बेहतरीन कार्रवाई करते हुए मुतादिद लोगों को गिरफ्तार किया है। तो क्या जिस वक्त ये मुकाबला हुआ या जिस वक्त ये सानिया पेश आया तो उन लोगों की शनाख्त हो गई कि वो किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी गैंग से उनका ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, अभी इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, लेकिन उसका जो पस मंज़र मैंने तफसील से बताया, असल वजह यही थी। और इसमें भी इम्तियाज़ खोड़ो साहब का कहीं ना कहीं पे कंसर्न है, क्योंकि ये एक अचानक हादसा नहीं हुआ, ये अचानक वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है ये शख्स, और ये एकदम से जो इस तरह का होना है, ये कोई ऐसा सडन अटैक नहीं है। मैं थाना मंगोपीर की पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने हमारी जो है वो एक्टिव हैं, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, ना सिर्फ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया बल्कि लोगों को भी रेस्क्यू किया जो यहाँ फंस गए थे। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना, हमारे साथ इस वक्त जो थे वो ताहिर अवान एडवोकेट हाई कोर्ट जो है वो मौजूद थे। मुल्ला जाम की आवाम के लिए ये एक के फरिश्ता बन के आवाम के बीच में खड़े हुए और उनकी जो है रहनुमाई कर रहे हैं और बता रहे हैं तफसील से। अब मैं जो है यहाँ की आवाम से भी जानूंगा कि आखिर आवाम क्यों परेशान है, इस आवाम के साथ इतना जुल्म क्यों, इतनी ज्यादती क्यों। जी, एक शेरी और हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे मुल्ला जाम की आवाम के लिए? मुल्ला जाम कोट की आवाम जो है बहुत परेशानी शिकार है। 11 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे जो है ना आए दिन इस तरह की वारदातें होती रहती हैं और यहाँ पे लोगों को जो है बहुत परेशान किया जाता है तक और इस तरह, जैसा कि काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पे। कौन लोग हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं? आपने थाने में उनकी कंप्लेनें दर्ज करवाई? कार्रवाई तो हो रही है, वो बहुत से ऐसे हैं जो अब नाम तो ले रहे हैं यहाँ पे। इम्तियाज़ अली खोड़ो साहब जो इस सारे काम में जो है उनका बहुत हाथ है जो, तो इसलिए। जी नाजरीन, एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। ये भी यहाँ के रिहायशी हैं कि आखिर इन लोगों को क्या क्या परेशानी जो है सामना करना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कल क्या हुआ था रात को? सर, रात को यहाँ कुछ मुसल्ला अफराद आए थे कारों में, तो ये एक एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है। हर आवाम यहाँ पे मतलब अपने वो करते हैं, तो यहाँ पे अचानक उन लोगों ने फायरिंग का दावा बोल दिया। तो आवाम पर मतलब यहाँ पे लेडीज़ पर बहुत मारपीट हुई। तो इस टाइम कोई आवाम ही नहीं निकली थी। तो यहाँ हमारे वसीम भाई ने जब आवाज़ दी, हमने शायद समझा कोई इदारे वाले हैं, तो हम लोगों ने कोई मजम्मत नहीं की। जब बाद में पता चला कोई इदारा नहीं है, लैंड ग्रेबर से कब्ज़ा माफिया वाले आए हुए, यहाँ पे औरतों को बच्चों को मार के बाहर भगाया, तब आवाम ने एक्शन लिया। फिर इस दौरान सिंध पुलिस के जवान भी आ गए, DSP साहब मौके पे आ गए, SHO साहब मौके पे आ गए, जिन्होंने कमान संभाला और कंट्रोल लिया और इनसे वेपन्स वगैरह लिए। जो कम से कम 11-12 बंदे थे यहाँ पे, आधे भाग चुके थे, आधे यहीं पे थे, उनको अपनी तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन ले गए। अब उन पर इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं हुकूमती इदारों से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे सारे गरीब आवाम रहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी इनके ऊपर, इन लैंड ग्रेबर्स को मुसल्लत ना होने दें और इन आवाम का साथ दें, क्योंकि लैंड ग्रेबर्स आते ही रोज़ आते ही आवाम को परेशान करते, घरों में घुस जाते, किसी को गलत FIR में भी डाल देते, कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन उनको हर जगह FIR में, क्योंकि उनका चलता है। आम आवाम क्या करे, वो तो बेचारे अपने घरों में बैठे रहते, सुबह जाते हैं रात को आते, क्योंकि उनकी इज्जत ख़राब हो रही है यहाँ पे। कल यहाँ पे इज्जत ख़राब हुई है, लेडीज़ की इज्जत ख़राब हुई है, लेडीज़ों को भगा भगा के बाहर निकाला है। तो फिर आवाम में भी तो गुस्सा आ गया। एक दिन इस आवाम में इंशाल्लाह शऊर आएगा, क्योंकि जब अपनी इज्जत नहीं बचाओगे तो कल दूसरा तुम्हारे इज्जत पे हाथ डालेगा लाजमी। आज हम किसी और को देख रहे कि उसका इज्जत ख़राब हो रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे तो कल वही हमारी इज्जत पे हाथ डाल। अगर आज हम उनकी इज्जत बचाएंगे तो कल इंशाल्लाह सब मिलकर अपने दूसरों की इज़्ज़त बचाएंगे। तो मैं यही आप लोग से गुजारिश करता हूँ, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है जो आप यहाँ पे आए, आवाम की फरियाद सुनी और आपने आवाम को टाइम दिया। तो मैं फिर भी सिंध हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इनका भरपूर एक्शन लिया जाए। बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे एक शेरी हमारे साथ थे। हमारा तो काम ही है आवाम की आवाज़ बनना, और जहाँ जहाँ आवाम हमें बुलाएगी हम वहाँ वहाँ हाजिर हो जाएंगे। आवाम की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है, मस्जिद लोगों से भी बात करेंगे। इस मस्जिद के मेरे ख्याल से पेश इमाम जो इस इलाके के हैं मस्जिद के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये मसले मसाइल कब तक चलते रहेंगे और कौन सी लॉबी है जो इस इलाके का सुकून बर्बाद कर रही है। तो उनसे बात कर लेते हैं।
जी मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह एक मस्जिद के पेश इमाम है, इस इलाके के अंदर नमाज़ पढ़ाते हैं। क्या मसला क्या है इस इलाके के अंदर? आए दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बनी रहती है, इस इलाके को हाईलाइट किया जाता है, परेशानियों का सामना आवाम के अंदर, आवाम पुराने अरसे से यहाँ रह रही है। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के बारे में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बहैसियत इमाम मस्जिद चंद गुजारिशात करूँगा, बाकी मामलात से मेरा कोई जो है लेना देना नहीं है। तो ये जो लोग ज़र और ज़मीन के भूखे हैं, उन लोगों की तरफ से आए रोज़ जो है वो गरीब लोगों को तंग करना। गुज़िश्ता रात जो वाक़या हुआ हमारे यहाँ से, इस गोठ का हर घर जो है वो परेशान है और यहाँ तक नौबत आ गई कि लोग अपने घर छोड़ने पर आमादा हैं कि हम बच्चों को यहाँ कैसे रखें। कल एक कसीर तादाद में लोग यहाँ आए और उन्होंने आकर अंधाधुंध फायरिंग, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमारे थे, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि यहाँ ये एकेडमी है, बच्चे यहाँ क्रिकेट सीखते हैं और यहाँ कोचेज़ हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं यहाँ, और उनकी फैमिलियों को आकर जो है उनके कपड़े फाड़े के उनको मारा गया। चौकीदार है, उसकी फैमिली है, लेडीज़ के साथ जो है वो बदसलूकी की गई। और उसके बाद जो है यहाँ हमने 15 पे इतला दी। यहाँ जो लोग थे यहाँ उन्होंने 15 पे इतला की, इलाके के थाने को इतला की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं SHO साहब का भी, वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे। DSP साहब भी आए और तमाम मामलात उनके सामने रखे और बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। और चंद लोग जो है वो गिरफ़्तार भी हुए जिन्हें थाने ले जाया गया, और कानूनन जो है उन्होंने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो जिस तरह एक पुलिस वालों का रवैया होना चाहिए आवाम के साथ, उन्होंने एक अच्छा सलूक रखा। और आगे भी हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि इनके जो मास्टरमाइंड लोग हैं, क्या मकासद थे उनके, क्यों ऐसा किया गया। तो हमारी जो है वो दरख्वास्त है अपने आला हुकाम से कि इसकी तह तक जाया जाए और इन मामलात से हमारे इन लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो है ना वो गहराई तक जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मंगो पीर के जो SHO हैं राव नाजिम बेहतरीन कार्रवाइयाँ करते हैं और जिस इलाके में जाते हैं वहाँ से जराइम को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस शुरू से अच्छी रही है, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ और मैं क्या जिस इलाके में जाते हैं वहाँ आवाम खुश रहती है। मुल्ला जाम मोहम्मद गोट की जो मोहल्ला कमेटी है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो आइए उनसे बात कराते हैं, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, मोहल्ला कमेटी के जो हैं यहाँ के यूनियन के कोई मेंबर हैं, उनसे भी बात करते हैं, इनके साथ क्या परेशानी है ये ज़रा खुल के वजात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मुल्ला जाम की आवाम परेशान है, रो रही है, क्यों इतने जुल्म हो रहे हैं? माशाल्लाह ये इम्तियाज खोड़ी की मेहरबानी है, जिसने ये इस गोड पे जो ना गलती से उसको STR मिल गया। अभी ये लोग परेशान है बेचारे, जो है बहुत परेशान है। गटर की लाइनें हमारे पास खुली है, रोड हमारे नहीं है, रास्ते हमारे नहीं है, पानी हमारे पास से नहीं आ रहा है। ये सारी मुसीबतें उस बंदे ने इम्तियाज खोड़े की हैं जो हम भुगत रहे हैं, गरीब बंदे। क्या उसके ऊपर अभी तक आप लोगों ने, इलाके वालों ने कोई एक्शन या कोई एप्लीकेशन या किसी इदारे में FIR कुछ करवाया? अभी तो वो हमारा घर भी छीनना चाहता है। अभी तो रात को एकेडमी हमारे जो वहाँ जो बच्चे खेलते हैं उसे एकेडमी पे भी उन्होंने आके रात को कब्जा किया। तो ये मेहरबानी पुलिस की थी, SHO मंगो पीर की और DSP मंगो पीर की मेहरबानी थी, जिसने ये बेचारे ने उनको ले गया थाने पे, जो ना हमारी ये एकेडमी बच गई। और कल अगर ये नहीं बचती तो कल हमारे घरों पे भी वो ऐसे ही करता। आखिर वो शख्स ऐसा करता क्यों है? क्या एक इतना बड़ा इलाका और एक फर्द वाइज शख्स, एक शख्स जो है इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इतनी बड़ा इलाका और वो एक शख्स जो है, आखिर कुछ तो होगा उसके पास, कुछ ऐसी सबूत, कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अरे सर, वो बदनाम जमाना जो है NDFC का मुलाजिम है, उसने NDFC के इदारों को भी तबाह किया। उसके पास कुछ भी नहीं, नील पटा नील है, उसके पास कुछ नहीं, वो चीटर है। पर अभी मेरी एडवोकेट ताहिर अवान साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक हमारे पास नोटिफिकेशन है, उन्होंने मुझे दिखाया भी और पढ़वाया भी। उसमें वो बाकायदा क्लियर लिखा हुआ है कि वो NDFC का ना मेंबर है ना मुलाजिम है। आप कह रहे हैं कि वो मुलाजिम है? ये मुलाजिम है, मेंबर नहीं है। मुलाजिम था, मेंबर नहीं है। सोसाइटी के मेंबर होते हैं ना, NDFC के मेंबर, वो नहीं है। बाकी वो मुलाजिम तो था, बरा उसको ये नहीं है कि वो, उसको ये हक नहीं है कि किसी की ज़मीन पे कब्जा करना या किसी का घर तोड़ना या किसी के ऊपर केस करना या नाजायज़ FIR कराना, ये उसका काम नहीं है। क्या अपील करेंगे निगरान हुकूमत से कि इस इलाके के लिए क्या ऐसा किया जाए जो इस इलाके में सुकून? बस इस जालिम से जान बचाई जाए तो ये लोग खुद सुधर जाएंगे। हम लोग खुद जो ना, इसके वजह से कितने बंदे जो ना, बेचारा कोई अटैक में मरा है, कोई बीमारी में मरा है, कोई डेंगू मच्छर में मरा है, कितने लोग मरे हैं। नाज़रीन, इस मुल्ला जाम के अंदर एक वेलफेयर भी है, एक एकेडमी बनी हुई है जहाँ पर जो है बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट
बिल्कुल ट्रेनिंग लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसी वेलफेयर के थ्रू एक यहाँ पर जो है इलाका मकीन की तरफ से एक मेंबर हैं, जो उनसे हम बात करेंगे उनकी इस मुल्ला जाम के बारे में जो हालात और वाक़यात हैं उनकी क्या राय है इस बारे में, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस नज़र से देख रहे हैं मुल्ला जाम जो है आए दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ होता है, कभी हालत ख़राब, कभी लैंड ग्रेबिंग, कभी टारगेट किलिंग, कभी चोरी डकैती, कभी कोई एनडीएफसी का मामला, क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर ना कोई एनडीएफसी का मामला है ना किसी और डिपार्टमेंट का मामला है। असल में इम्तियाज़ अली खोड़ो एक शख्स है जो बिल्कुल ही जालसाज आदमी है। उसने अपने आप को बज़ाहिर ये जाहिर किया कि मैं ऑर्डिनरी जनरल सेक्रेटरी एनडीएफसी का हूँ। हालांकि एनडीएफसी जो है वो मर्ज हो चुकी है नेशनल बैंक के अंदर, और नेशनल बैंक ने भी क्लेम किया कि ये ज़मीन इनकी है। लेकिन नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के पास जब हम गए तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये चेक किया कि आया ये प्रॉपर्टी उनकी है, क्योंकि उनकी वेबसाइट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनकी उसके अंदर ऐड होती है। तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे ये कहा कि जी ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमसे किसी जमीन पे कोई आदमी लोन लेता है तो हम उसको कोई 10-10 साल ही रखते हैं, उसको तो 1-2 साल के बाद हम ऑक्शन कर देते हैं। तो इस जमीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसके अंदर भी जो है एक शख्स है कोई आसिफ नाम का, उसने जाती तौर पे नेशनल बैंक को भी अंधेरे में रखते हुए इस जमीन को नेशनल बैंक का शो करके अपनी मिल्कियत बनाने के लिए उसने एक सूट फाइल कर दिया हाई कोर्ट के अंदर। तो उस सूट के जवाब में उसने जब पार्टी बनाया तो हम उस सूट के अंदर हम भी आज चले गए। तो वहाँ जाके पता चला कि जी ये अपनी ऑनरशिप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जज ने वाज़े तौर पे कहा कि ये आप कागज तो लेकर आए हो लेकिन इसमें आपकी ऑनरशिप का साबित हो रही है। और इस बात को गालिबन 8 से 9 साल गुजर गए, तो आज तक वो अपनी ऑनरशिप साबित नहीं कर सके, वरना नेशनल बैंक के सामने हमारी क्या हैसियत। उसके बाद यही पेपर जो है 2019 के अंदर जो नेशनल बैंक ने हाईकोर्ट के अंदर जमा कराए थे, यही पेपर निकाल कर इम्तियाज अली खोड़ो ने इन्हीं पेपरों की बुनियाद पर एक अदालत को अंधेरे में रखते हुए एक सीपी फाइल की, और उसके लिए उसने ये चालाकी की। जब सीपी उसने फाइल की तो उसने अपने लोगों को पार्टी बनाया। तो जाहिर है हाई कोर्ट जो है वो नोटिस करती है, तो जब उसके लोग होंगे तो नोटिस उनको मिला, वो नहीं गया। तो 3 नोटिस के बाद जब कोई नहीं गया तो उसने अप्लाई कर दिया जी मुझे इसका आप स्टे दे दें। जब उसको स्टे मिला तो उस वक्त हमें ये पता चला कि भाई यहाँ जो है ना कुछ सीपी फाइल हो गई है, और ये भी गैर कानूनी है। क्योंकि अगर पटिशन या कुछ सूट हाई कोर्ट के अंदर चल रहा हो तो उसके अंदर सीपी फाइल नहीं होती है, उसके अंदर आप फिर सूट के अंदर जाके इंटरवीनर बनेंगे और फिर हर जगह जाके इसने ऑर्डिनरी जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑर्डिनरी जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरे इदारों को इसने ब्लैकमेल किया। कोई 50 से ज़्यादा FIR इसने हमारे इस इलाके के अंदर ये FIR काटी। और जब केस एक हमारा हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है तो बिला वजह सिटी कोर्ट के अंदर इसने बेशुमार केस कर दिए, कभी 22A के, कभी किसके पता नहीं, लेकिन उसकी हर FIR C क्लास हो। उसके बाद सिविल कोर्ट के एक जज ने एक ऑर्डर पास किया कि ये अपने आप को कहता है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ NDFC का। तो उसने एक लेटर लिखा है NDFC को थ्रू IO के इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कि इसकी NDFC के अंदर हैसियत पता करो कि इसकी NDFC के अंदर हैसियत क्या है। तो वहाँ इसके सारे पोल पट्टे खुले, क्योंकि जो उसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि NDFC का तो 5-7 साल से ना कोई ऑडिट हुआ, ना इसकी कोई जनरल बॉडी मीटिंग हुई, और ये ऑर्डिनरी जनरल सेक्रेटरी को तो आप छोड़ें, ये NDFC का सोसाइटी का मेंबर भी नहीं है। और ये बाकायदा रिपोर्ट लिख के IO ने उस रिपोर्ट को वसूल किया। अब वो रिपोर्ट जब कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब जमा कराई तो ये पोल उसका खुल गया। अब जब उसका पोल खुल गया तो उसके जवाब में कल रात को कोई तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब 20 से 25 मुसल्लह अफराद इस एकेडमी के अंदर दाखिल हुए और अंधाधुन उन्होंने फायरिंग की। आप ये देख सकते हैं, अभी तो खैर लाइट नहीं है, सारे शीशे तोड़े, सारे दरवाजे तोड़े। और इधर जो स्टाफ हमारा रहता है उसके अंदर एक हमारे कोच हैं हनीफ मलिक साहब, जो बाकायदा PCB के भी मुलाजिम हैं और पाकिस्तान अंडर-19 के भी वो कोच हैं, और अभी 3-4 दिन पहले वो एशिया कप के लिए चाइना से भी होकर आए हैं।
और उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी के साथ, उनकी फैमिली के साथ, यानी उनको धक्के दे के, छोटे बच्चों के साथ उनको धक्के दे के एकेडमी से बाहर निकाला। और दूसरे हमारे एक चौकीदार यहाँ रहते हैं खादिम साहब, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसकी फैमिली को भी असले के ज़ोर पे उसने उन सबको बाहर निकाला। तो ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो हम बड़े मशकूर हैं थाने मंगोपीर के SHO और DSP साहब के, कि मुझे जब ये इतला मिली कि भाई एकेडमी के अंदर ऐसे फायरिंग हो रही है, तो मैं अपनी इस एकेडमी के पास आया तो मुझे ये देख के इंतहाई खुशी हुई कि DSP साहब ख़ुद भी मौजूद थे, SHO साहब भी मौजूद थे और अच्छी खासी नफरी यहाँ मौजूद थी। और फिर मेरी मौजूदगी के अंदर उन्होंने एकेडमी का गेट खोला और वहाँ वो लोग जो असरा बरदार बैठे हुए थे उनको उन्होंने घेराव में लिया। उसमें से गालिबन 11 आदमी उन्होंने पकड़े, वो 4-5 आदमी जो है वो भाग गए। तो अभी तक वो जो है 11 अफराद पकड़े गए, उनमें से किसी ने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि वो किसकी कहने पे आए थे और क्यों आए थे? इसमें तो खैर इन्वेस्टिगेशन के कहने पे क्या बताया, ये तो बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये सारा काम इम्तियाज़ अली खोड़ो का किया हुआ है। ये उसी के कहने पर यहाँ आए थे और उसी के कहने पर इन्होंने यहाँ फायरिंग की। और वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हुई है और अब जब उन्होंने FIR काटी है सब की, तो उसमें इम्तियाज़ अली खोड़ो का नाम भी सर फहरस्त है। तो इसका मतलब ये है कि उसका नाम किसी ने लिया होगा। अगर उसका नाम नहीं भी लिया तो मेरे पास उसकी एक वॉइस मौजूद है जिसके अंदर वो ये धमकी दे रहा है कि हम एकेडमी के अंदर जो है अपना इलेक्शन कराएंगे या ये कराएंगे जो कराएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑर्डिनरी आप जनरल सेक्रेटरी हैं और आपकी मियाद पूरी नहीं हुई है तो इलेक्शन किस चीज़ का कराओगे? आप इलेक्शन किस चीज़ का कराओगे? फिर लोगों को ब्लैकमेल करना। अब आप ये कहते हो कि जी ये NDFC के एम्प्लॉइज़ जो हैं ये उनकी सोसाइटी है, ये उनके मेंबरान की सोसाइटी है। अगर ये उनके मेंबरान की सोसाइटी है तो इसके ऊपर हक किसका हुआ? मेंबरान का। तो फिर वो वॉइस भी हमारे पास मौजूद है कि जिसके अंदर वो ये गोट के लोगों को ब्लैकमेल करता है और ये कहता है कि आप अपनी फ़ाइलें हमसे बनाएं तो आपका गोट सेफ़ रहेगा। आप गोट के मालिक तो नहीं हो ना। आप ये ज़मीन, पहले तो आप ये साबित करो कि ये ज़मीन जो है जो आप क्लेम करते हो ये ज़मीन वो है। हाई कोर्ट के अंदर मुख्तियार कार से बाकायदा हाई कोर्ट के जज ने मुख्तियार कार से रिपोर्ट मांगी, तो हाई कोर्ट के अंदर मुख्तियार कार ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसके अंदर उसने वाज़े तौर पर लिखा कि भाई ये मुल्ला जाम मोहम्मद गोट है और ये काफ़ी अरसे से आबाद है, या 1000 से ज़्यादा घर आबाद हैं, या मसाजिद हैं, या मदारिस हैं, या हिंदू कम्युनिटी भी रहती है, उनके मंदिर भी हैं। और ये जिन सर्वे नंबरों का क्लेम करता है उन सर्वे नंबरों का इस ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जमा है। अगर ये मेरी बात अगर कोई सुन रहा है तो वो चाहे तो वहाँ से जाकर सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकता है। उसके बाद ये हजरत चले गए सिटी कोर्ट, वहाँ इन्होंने लगाई 22A की पिटीशन। अब जब 22A आपने लगाई है तो उसका मतलब ये होता है कि या तो आप FIR काट दें या आप उसको डिसमिस कर दें। लेकिन वहाँ भी पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया कि वहाँ भी जज साहब ने जो जी बजाय इसके कि 22A की जो इसने फ़ाइल की एप्लीकेशन अपनी, उसमें या वो FIR काट देते हैं या उसको डिसमिस कर देते हैं। उन्होंने हर इदारे को एक नोटिस निकाल दिया कि भाई ये जो मुल्ला जाम मोहम्मद गोट है इसकी असल सूरत हाल हमें बताई जाए। तो वहाँ भी जो रिपोर्टें जमा हुई उन सारी रिपोर्टों में यही लिखा गया, मुख्तियार कार रेवेन्यू ने लिखा, मुख्तियार कार गोठाबाद ने लिखा, और इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर LU मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है उसने भी रिपोर्ट जमा कराई कि नाक क्लास 144 है और इसके अंदर मुल्ला जाम मोहम्मद गोट मौजूद है। और इससे पहले 2 दफ़ा नाजिर यहाँ विज़िट करके गया और नाजिर ने पूरे गोट का विज़िट किया और उसने इसकी आबादी को भी देखा, और उसकी दोनों रिपोर्टें हाई कोर्ट के अंदर दोनों सूट के अंदर लगी हुई हैं कि ये नाक क्लास 144 है और यहाँ इतने इतने लोगों की रिहाइश है। अब ये मुख्तलिफ हीले बहानों से यहाँ के लोगों से को भी डरा धमका के भत्ते लेता है। और फिर मैं आपको वो वीडियो भी सुना सकता हूँ जिसमें ये अपने एम्प्लॉइज़ को धमकी दे रहा है कि मुझे इतने इतने पैसे आपने कल देने हैं
अगर कल आप मुझे ये पैसे नहीं दोगे तो मैं किसी इन्वेस्टर से पैसे लूँगा और मैं केस लड़ूंगा, उसके बाद तुम NDFC की ज़मीन पर कदम रख के देखना। तो ये ज़मीन का क्या अकेला मालिक है? अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये NDFC की ज़मीन है, चलो फ़र्ज़ कर लिया, तो आप ये कहने वाले कौन होते हो कि आप इस पर कदम रख के देखें? भाई इसका तो मालिक फिर हर आदमी है। और दूसरी बात ये है कि सवाए इसके और 2-4 नीले पीले काले लोगों के जिनको इसने चौकीदार रखा है और उनको अपने साथ बिठा के ये कभी इंटरव्यू करता है कि जी मैं ये मेरी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। मैनेजमेंट कमेटी तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारा ऑडिट ही नहीं हुआ 7 साल से, तुमने कोई आपने कभी इलेक्शन ही नहीं कराया। जब इलेक्शन नहीं हुआ तो आप कैसे बन गए ऑर्डिनरी जनरल सेक्रेटरी? अब जब ये बात खुली, यानी हर इदारे को जब ये बात पता चली, तो हर इदारे ने फिर लाजमी बात है इसको लिफ्ट कराना। अब ये बनती नहीं है इसकी बात। अब तो ये जो FIR हैं इसने हमारे ख़िलाफ़ कटवाई हैं 22A की, पता नहीं कितनी FIR हैं। अब तो हम इसके ख़िलाफ़ काउंटर FIR कटवाएंगे। आज इसके खिलाफ़ एक FIR हुई है, ये जो कल इसने यहाँ फायरिंग करवाई है, इसका वाज़ेह सबूत ये है कि इसी के कहने पे रोशन नामी किसी आदमी ने ये गेट खुलवाया है। रोशन नामी आदमी को इसी ने फ़ोन किया, इम्तियाज़ अली खोड़ो ने, तो ये गेट खुला है। तो उसके बाद जो है पुलिस भी अंदर दाखिल हुई है, DSP साहब भी अंदर दाखिल हुए हैं। फिर ऊपर से लेकर नीचे तक DSP साहब ने, SHO साहब ने पूरी एकेडमी का जायज़ा लिया। फिर बाकायदा हमने वहाँ जाके उन्होंने स्टेटमेंट लिया है, जो हमारा कोच है उसका स्टेटमेंट लिया, जो हमारा यहाँ ये लुक आफ्टर करता है हमारी इस एकेडमी के ग्राउंड को, उसका स्टेटमेंट लिया, मेरा स्टेटमेंट लिया। ये तो एक वेलफेयर के तौर पे एक ये बनी है मुख्तलिफ, या सारे पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी आते हैं। फ़खर जमान यहाँ 2.5 साल रह कर गया, जावेद मियाँदाद साहब यहाँ आते हैं, और सोहेल ख़ान ने अपनी सारी ट्रेनिंग इसी जगह पर की, मोहम्मद समी ने अपनी ट्रेनिंग यहाँ की, सरफराज यहाँ आया, रिजवान यहाँ आया, धानी यहाँ आया, हफ्ते 10-10 दिन यहाँ रह कर गया, और हमने उनकी बाकायदा मेहमान नवाजी की, सब कुछ किया हमने उनका ना। और यहाँ पूरे मुल्क से बच्चे आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं, इंटीरियर पंजाब से भी आते हैं। और इस वक्त भी कराची किंग्स के 2 लड़के जो हैं वो यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ भी ज़ब्त कोप किया, और जाते हुए ना उनके मोबाइल छोड़े, उनके पैसे भी ले गए। अब हनीफ मलिक साहब एशिया कप के लिए चाइना गए थे अंडर 19 की टीम को लेकर, उसमें जो इनको कोई 2 लाख या 2.5 लाख रुपए जो इनका PCB ने इनको तनख्वाह दी थी, वो कैश रखा था, वो भी ले गए इसके साथ। उसके अलावा LCD उतार के ले गए, 52 इंच की LCD थी, वो उतार के ले गए। कोई दरवाज़ा इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई शीशा इन्होंने नहीं छोड़ा। जो बाकायदा SHO साहब ने भी इसका मुआयना किया और DSP साहब ने भी किया। और फिर आज सुबह SP साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए और SP साहब ने भी इसका बाकायदा मुआयना किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया भी, और फिर सारी तफसील भी उन्होंने मुझसे पूछी, और फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि ऐसे पसमानदा इलाके के अंदर जो है आप मोहल्ले के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो यहाँ अब पहले जो है ना, जब जिस दौर में हम क्रिकेट खेलते थे तो 50 रुपए की बॉल मिलती थी, आज वही बॉल 1200 रुपए की मिलती है। जो 400 रुपए का बल्ला मिलता था, आज वो 20,000 रुपये का बल्ला है, 20,000 रुपये का। जो 200 रुपये का पैड मिलता था, आज वो 1200-1400 रुपये का पैड मिलता है। लेकिन हम किसी बच्चे से 1 रुपया भी हम नहीं लेते हैं, और जितना हो सकता है खाने पीने का उनका हम इंतज़ाम भी रखते हैं, उनकी हिफाजत का भी इंतज़ाम रखते हैं। लेकिन कल जो ये कार्रवाई की गई है, ये समझें कि इसने एक कातलाना हमला किया। जी नाज़रीन, आपने देखा हालात और वाक़ियात इलाके की आवाम इस वक्त गम और गुस्से में है, पर इलाके की आवाम ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि वो पुलिस अफसरान से, SHO से, DSP से, SSP साहिबान से वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर फिलफौर कब कानूनी सख्त
कानून जो है वो सख्ती से निपटेगा। और हमने कोशिश करी थी इलाके में, हमने विज़िट भी किया कि कहीं हमारे को NDFC का जो है ऑफ़िस मिल जाए, ताकि कोई साहब हैं जिनका नाम है इम्तियाज़ अली खोड़ो, हम उनसे भी बात कर लें। अगर मेरी अपनी ज़ाती राय सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ये NDFC की ज़मीन है तो आएँ यहाँ पर बैठें और उस चीज़ का सबूत दें। किसी को बिला वजह तंग करना या बिला वजह परेशान करना या ज़दोकोब करना, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। यहाँ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं इसको, और कानून जो है वो सख्ती से निपटेगा जो गरीब आवाम को परेशान करेगा। और हमारी मीडिया पर्सन लोगों की भी यही कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।